आज से हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा है। आज से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे। ये दोनों ही चैप्टर प्रकाश से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में अलग अलग घटनाएं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 1 में आपको उसका परावर्तन पढ़ना था और चैप्टर नंबर 2 में अपवर्तन को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पढ़ाया गया था कि परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, उस घटना को परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, तो प्रकाश का टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता था। जैसा कि एक क्रिकेट के बॉल को किसी दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है, वो दीवार तो पार नहीं कर पाता है, लेकिन दीवार से टकरा करके वापस लौट जाता है। तो जब गेंद दीवार से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, तो इसको बोलेंगे परावर्तन। इसी तरीके से जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी, तो इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझेंगे। जैसा कि आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाई करने टाइम बताया गया था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश मुड़ती नहीं है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। लेकिन प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदलती है। प्रकाश सीधी रेखा में कब तक चलती है? जब तक वो किसी एक ही माध्यम में चल रही हो। जैसे अगर प्रकाश हवा में चल रही है तो हवा में सीधी चलेगी। जब प्रकाश पानी में चल रही है तो पानी में सीधी चलेगी, जब तक पानी में चल रही है। जब प्रकाश कांच में चल रही है तो जब तक कांच में चलती रहेगी सीधी रहेगी। लेकिन जैसे ही प्रकाश कांच से पानी में, पानी से कांच में या हवा से कांच में किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब उसकी दिशा में परिवर्तन आता है, तब वो अपने दिशा से मुड़ जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से मुड़ जाती है, उसके दिशा में परिवर्तन आता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। ये आपको पहला माध्यम है मीडियम 1, जिसको एयर हवा लिया गया है। ये आपका माध्यम 2 है, मीडियम 2 है, जिसको वाटर माध्यम लिया गया है। ठीक है। प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। प्रकाश एयर से वाटर में, हवा से पानी में आ रही है। हम देख रहे हैं कि जब तक प्रकाश हवा में है वो सीधी चलती है, मुड़ती नहीं है। उसको जो है इस तरह से सीधे आना चाहिए था, जैसा कि आपको डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही प्रकाश हवा से पानी में आती है, उसकी दिशा में बदलाव आता है। ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था, जिसको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन प्रकाश यहाँ से आकर इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है। तो इसी मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में बदलाव आता है, वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, अपने दिशा से मुड़ जाती है, और इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो है परावर्तन और अपवर्तन दोनों को अच्छे समझ चुके हैं। परावर्तन ये था कि कोई प्रकाश आती है, किसी सतह से टकराती है और वो सतह पार नहीं करती, सतह को पार नहीं करती है। प्रकाश आती है, उस सतह पर टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी सतह पर टकराना और टकरा कर वापस लौट आना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है घटना आपको प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है, जिसमें एक किरण आ रही है जो आपतित किरण है। वो इस सतह से आकर टकराती है और टकरा करके उसी सतह में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो सतह से टकराकर
उसी माध्यम में वापस लौट जाने को परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये आपका माध्यम 1 है, ये आपका माध्यम 2 है। माध्यम 1 को एयर माना गया है, हवा माना गया है, और माध्यम 2 जो है आपको वाटर माना गया है, पानी। जैसे ही प्रकाश हवा में रहती है बिल्कुल सीधी चलती है, उसको जो है इस तरह सीधे निकलना चाहिए था, ये उसका ओरिजिनल डायरेक्शन था। लेकिन जैसे ही प्रकाश हवा से पानी में आ रही है उसका दिशा मुड़ गया है, तो इसी दिशा के मुड़ने को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब समझते हैं यहाँ पर हम लोग कि जब प्रकाश जो है हवा से अगर पानी में आ रही है, जैसा कि अगर मान लिया जाए कि इसको मीडियम 1 माना गया, सपोज करते कि आपको माध्यम 1 था और यहाँ से प्रकाश चल करके माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, मीडियम 2 में आ रही है, ठीक है। सपोज करते माध्यम 1 को हवा मान लिया जाए, एयर मान लिया जाए, और माध्यम 2 जो है आपको वाटर है, पानी है, तो वो हवा से पानी में आ रही है। तो हम लोग जैसा कि बताए कि जो प्रकाश है वो जब तक हवा में है सीधी चलती है, मुड़ती नहीं है। जब तक प्रकाश एक माध्यम में रहेगी वो मुड़ेगी नहीं। तो प्रकाश जब तक हवा में है सीधी चलती है, मुड़ती नहीं है। इसको इस दिशा में सीधे निकलना चाहिए था, जैसा कि डॉट डॉट लाइन से आपको दिखाया गया है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा नहीं। जब प्रकाश यहाँ से यहाँ तक आएगी सीधी रहेगी, क्योंकि माध्यम सेम है, हवा। जैसे ही वो पानी में आती है तो मुड़ जाती है। अब सवाल ये है कि सर वो किधर मुड़ेगी? ये आपका अभिलंब है। ये अब क्या है? ये आपका अभिलंब है। ओके, तो अब सवाल यह है कि जो प्रकाश है वो इस डायरेक्शन में अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर जाएगी। अब ये हम लोग को पढ़ना है। ये तो समझ चुके हैं कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से मुड़ जाती है, उसका दिशा से नहीं रहता, दिशा से मुड़ जाती है, जिसको अपवर्तन कहते हैं। समझना यह है कि वो किधर मुड़ेगी, अपने अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो कुछ देर के बाद हम लोग जो है इस चीज को समझेंगे। पहले हम लोग कुछ और समझ लेते हैं और समझते हैं कि प्रकाश का जो है चाल क्या हर एक माध्यम में सेम सेम है या अलग अलग है। पहले इसको समझते हैं। तो ये आपके बुक में जो है 3 ही माध्यम पढ़ने को दिया गया था। एक माध्यम हवा है, एयर, एक माध्यम पानी है, वाटर, और एक माध्यम कांच है, ग्लास। इन 3 माध्यमों में प्रकाश की चाल आपको पढ़ने को दिया गया है। यहाँ पर जो चाल है वो सबसे ज्यादा है स्पीड हवा में, जो दिया गया है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये चाल दिखाया गया है वो किलोमीटर पर सेकंड में दिखाया गया है। ओके, तो हवा में प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करती है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है। ये उसकी चाल है हवा में। और हम जानते हैं कि हवा और निर्वात में चाल लगभग बराबर है। निर्वात में थोड़ा ज्यादा है, बट हवा और निर्वात में चाल जो है वो लगभग बराबर माना जाता है। दूसरा है पानी। पानी में चाल क्या सेम रहता है, हवा के बराबर है या कम है या ज्यादा है? तो देखिए, पानी में जो प्रकाश की चाल है वो है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हवा में कितना था? हवा में चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में चाल घट करके हो जाता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से तीसरे माध्यम कांच में लेते हैं तो कांच में जो है प्रकाश की चाल है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इन तीनों माध्यमों में सबसे ज्यादा जो है चाल किसमें है? सबसे ज्यादा जो चाल है वो हवा में, उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब प्रकाश पानी में चलती है तो उसका जो चाल है वो घट करके हो जाता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड।
जब वही प्रकाश कांच में चलती है तो उसका चाल घट करके हो जाता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब एक बात समझ में आ गई कि प्रकाश क्यों मुड़ती है। क्योंकि जैसे ही प्रकाश एक माध्यम में चलती है तो उसका स्पीड नहीं बदलता, उसका स्पीड सेम रहता है, इसीलिए उसकी दिशा भी नहीं बदलती है। आपको यहाँ दिखाया गया है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है, मुड़ती नहीं है। लेकिन ये कब तक के लिए सही है? जब तक प्रकाश एक ही माध्यम में हो, क्योंकि उस माध्यम में उसकी चाल में परिवर्तन नहीं होता, उसकी स्पीड में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपनी दिशा से मुड़ जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दिशा मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड चेंज होता है। आप देखें, हवा में चाल अलग है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। हवा में प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे ही जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सपोज करते हैं हवा से पानी में या हवा से कांच में जाती है, तो उसका स्पीड चेंज होता है, उसकी स्पीड में बदलाव आता है, इसीलिए उसकी दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक जाना कि प्रकाश का जो है स्पीड अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा निर्वात या हवा में कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। उससे कम चाल है पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और उससे कम चाल है कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग इसके माध्यमों में तुलना करते हैं कितना चाल कम रहा है। अगर प्रकाश हवा से पानी में आती है तो इसके स्पीड में कितना का अंतर आता है। जैसा कि बताया गया था कि हवा में जो चाल है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब हवा से पानी में प्रकाश आती है तो उसके स्पीड में जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, वो है 75,000 किलोमीटर पर सेकेंड का। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। जब जो है प्रकाश हवा से पानी में आती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है 75,000 किलोमीटर पर सेकेंड का, वो उतना स्पीड कम जाता है। अब देखते हैं, जब हवा से कांच में प्रकाश जाती है तो उसका स्पीड में क्या बदलाव आता है। हवा में स्पीड है कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। कांच में स्पीड है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, स्पीड कम रहा है। हवा में स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कांच में स्पीड है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब हवा से कांच में प्रकाश आती है तो उसके स्पीड में कितना अंतर आता है? 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का उसका स्पीड घट जाता है। तो ये है उसके स्पीड का अंतर आता है और इसी वजह से उसके डायरेक्शन में बदलाव आता है, उसकी दिशा में परिवर्तन आता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसका अपवर्तन होना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ना है हमको, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ये 2 माध्यम होते हैं, 2 मीडियम होते हैं। तो 2 मीडियम को, एक को विरल कहेंगे और एक को सघन कहेंगे। पहले समझते हैं विरल माध्यम किसको कहते हैं और सघन माध्यम किसको कहते हैं। देखिए, 2 माध्यम है। ओके, 2 माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, 2 माध्यम लेंगे और 2 माध्यम में जिसमें चाल अधिक होती है। 2 माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, 2 माध्यम लेंगे और 2 माध्यम में जिस वाले माध्यम में चाल ज्यादा होगी उसको विरल कहेंगे। उसी तरीके से
जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम एक तुलना करने से पता चलता है कि कौन सघन है कौन विरल है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे तो विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर दो माध्यम लिया गया है, एक माध्यम है हवा और एक माध्यम है पानी। अब देखते हैं कि हवा और पानी में कौन सघन है कौन विरल है। तो हवा में स्पीड क्या है? हवा में स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में स्पीड है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। किसमें ज्यादा है? तो ज्यादा है हवा में। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो हवा और पानी में चूंकि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है इसलिए हवा को विरल माध्यम कहेंगे, और पानी में प्रकाश की चाल कम है इसलिए पानी को सघन माध्यम कहेंगे। ये दो माध्यम हम लोग लिए थे, हवा और पानी। अब तुलना किया जा रहा है यहाँ पर हवा और कांच में, कि हवा और कांच में कौन सघन होगा कौन विरल होगा। तो बहुत ही साधारण है, दो माध्यमों में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसको विरल कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन कहते हैं। तो आइए हवा और कांच में समझते हैं कि हवा में ज्यादा है या कांच में ज्यादा है। हवा में स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कांच में है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। किस में ज्यादा है? ऑब्वियसली हवा में ज्यादा है। तो हवा को जो है विरल माध्यम कहेंगे कांच की तुलना में, और कांच को सघन माध्यम कहेंगे क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल कम है और हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है। अब एक और तुलना करते हैं, और लिया जा रहा है पानी और कांच में, कि पानी में और कांच में कौन सघन होगा कौन विरल होगा। तो आपको देखना यह है कि पानी और कांच में किसमें ज्यादा चाल है। पानी में जो चाल है वो है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में चाल है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बताएं पानी और कांच में कौन ज्यादा हुआ। पानी का स्पीड क्या है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो वैसे है कि पानी में स्पीड ज्यादा है इसलिए पानी को विरल माध्यम कहा जाएगा और कांच को सघन माध्यम कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग विरल माध्यम और सघन माध्यम को अच्छे से समझ चुके हैं कि दो माध्यम लेंगे, उन दो माध्यमों में जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसे विरल माध्यम कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे सघन माध्यम कहेंगे। अब समझते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ती है। जैसा कि यहाँ पर समझाया गया था कि प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ेगी या अविलंब से दूर जाएगी, किस पर डिपेंड करता है उसको अच्छे से अब हम लोग 4 अलग अलग चित्र की सहायता से ये पढ़ेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ती है। जैसे प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ती है, और कितना मुड़ती है ये किस बात पर निर्भर करता है। आइए एक एक चीज को बड़े ही विस्तार से हम लोग समझते हैं। ये आपका फिगर नंबर 1 है, ये आपका फिगर नंबर 2 है, ये फिगर नंबर 3 और ये फिगर नंबर 4। 4 जो है आपको फिगर बनाए गए हैं। चारों फिगर में अलग अलग जो है आपको चीजें बताई गई हैं। ये आपका माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 जो है वो एयर लिया गया है, हवा। माध्यम 1 एयर लिया गया है, हवा, जबकि माध्यम 2 यहाँ वाटर लिया गया है, एयर। चूंकि माध्यम 1 जो है एयर है और एयर में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है पानी से, इसीलिए इसको विरल माध्यम लिया गया है, और पानी में प्रकाश की चाल कम होती है हवा से, इसीलिए इसको सघन माध्यम कहा गया है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। माध्यम 1 है ये, और ये है माध्यम 2। माध्यम 1 जो है आपको एयर लिया गया है, हवा लिया गया है, जबकि
माध्यम 2 आपका पानी लिया गया है। हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है पानी से, इसीलिए इसको विरल माध्यम कहा गया है। जबकि पानी में प्रकाश की चाल कम होती है, इसीलिए इसको सघन माध्यम कहा गया है। यहाँ पर प्रकाश जो है हवा से पानी में जाती है, प्रकाश हवा से चल करके पानी में जाती है, मतलब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। प्रकाश विरल माध्यम से चल करके सघन माध्यम में जाती है। तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश इस तरीके से यहाँ तक तो सीधी चल रही है, मुड़ नहीं रही है। जैसे ही वो दूसरे माध्यम में जाती है, उसका दिशा ये होना चाहिए था डॉट डॉट लाइन से, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सीधे मुड़ गई है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, उसका दिशा में परिवर्तन आया, उसकी दिशा मुड़ गई। लेकिन वो मुड़ी किधर है? वो गई है अपने अभिलंब की तरफ मुड़ी है, अपने अभिलंब की तरफ मुड़ी है। ये है आपका अभिलंब, ये वाला आपको अभिलंब दिखलाया गया है। तो वो किधर मुड़ी है? अपने अभिलंब की तरफ मुड़ी है। तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये आपको रूल नंबर 1 याद हो गया है। एक बार अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे ही प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अपने अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब आइए फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 2 में क्या है? आपको ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, दोनों फिर से लिया गया है, पानी और हवा। लेकिन थोड़ा सा उल्टा क्या किए हैं कि इस बार जो है प्रकाश पानी से हवा में जा रही है, पानी से हवा में, जबकि फिगर नंबर 1 में हवा से पानी में जा रही थी। इसमें उल्टा दिखलाया गया है, पानी से हवा में जा रही है। तो जैसे ही प्रकाश पानी से हवा में जाती है तो फिर मुड़ती है, क्योंकि उसका माध्यम चेंज हुआ है। तो माध्यम चेंज होने से मुड़ती तो है, लेकिन ये आपका माध्यम 1, ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 वाटर लिया गया है, पानी लिया गया है, जबकि माध्यम 2 जो है एयर लिया गया है, हवा लिया गया है। पानी में प्रकाश की चाल कम होती है, इसीलिए इसको सघन माध्यम कहेंगे, और हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, इसलिए इसको विरल माध्यम कहेंगे। जब प्रकाश पानी से हवा में जाती है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आप देख रहे होंगे वो जो है दूर जा रही है। किससे? अपने अभिलंब से, अपने अभिलंब से वो दूर जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर जाती है। तो ये रूल नंबर आपका 2 हो गया। फर्स्ट में क्या पढ़े थे? फर्स्ट में पढ़े थे कि अगर विरल से सघन आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। लेकिन अगर वो सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। ठीक है, अब आते हैं फिगर नंबर 3 में लोग समझते हैं। फिगर नंबर 3 में मीडियम 1, मीडियम 2, माध्यम 1, माध्यम 2 सेकेंड। ये कहा गया है माध्यम जो है 1 को एयर हवा लिया गया है, जबकि माध्यम 2 को ग्लास कांच लिया गया है। ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है कांच की तुलना में, हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है कांच की तुलना में, इसीलिए इसको विरल माध्यम लिया गया है। और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, इसीलिए इसको सघन माध्यम लिया गया है। हम जान रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश जो है हवा से कांच में जा रही है, हवा से कांच में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो अभी आपको बताया गया था कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो यहाँ भी सेम घटना होना है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो आप देख रहे हैं ये कहाँ मुड़ रही है? अपने अभिलंब की तरफ झुक रही है। तो ये आपको रूल याद होना चाहिए कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कहाँ मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। ओके, लेकिन यहाँ और यहाँ के फिगर में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि देखिए,
यहाँ पर वो हवा से पानी में प्रवेश कर रही थी, हवा से पानी में। जबकि जब हवा से पानी में जाती है तो उसके स्पीड में 75,000 मीटर पर सेकंड का अंतर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर वो हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। तो जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसके स्पीड में 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड का अंतर आता है। इसमें स्पीड ज़्यादा चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पर हवा से पानी में जाने पर स्पीड में अंतर आ रहा था, लेकिन कितने का? हवा से पानी में 75,000 मीटर पर सेकंड का, और हवा से ग्लास में जाने पर, हवा से कांच में जाने पर स्पीड में अंतर आ रहा है 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड, ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो जब स्पीड में ज़्यादा बदलाव आएगा तो प्रकाश ज़्यादा मुड़ेगी, ये रूल याद रखना है। जब प्रकाश जो है स्पीड में ज़्यादा अंतर आता है तो प्रकाश ज़्यादा विचलित होती है, ज़्यादा मुड़ती है। मतलब जितना ज़्यादा स्पीड चेंज होगा प्रकाश उतना ज़्यादा मुड़ेगी, और जितना कम स्पीड में बदलाव आएगा प्रकाश उतना कम मुड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल सेम रहे तो प्रकाश नहीं मुड़ती है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जैसा कि यहाँ बताया गया कि अगर वो हवा से पानी में जाती है तो उसके स्पीड में अंतर आ रहा है 75,000 मीटर पर सेकंड का। यहाँ हवा से कांच में जाती है, उसके स्पीड में अंतर आ रहा है 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड का। इसमें और इसमें ज़्यादा का चेंजिंग आ रहा है, इसलिए यहाँ प्रकाश ज़्यादा मुड़ेगी। ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा उसका विचलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुड़ रही है। यहाँ भी मुड़ती है लेकिन यहाँ कम मुड़ेगी, और यहाँ ज़्यादा मुड़ेगी, यहाँ जो है उसका विचलन ज़्यादा होगा। इसी का उल्टा हम लोग समझते हैं फिगर नंबर 4 में। यहाँ दिखाया गया है कि अगर प्रकाश ग्लास से एयर में जाती है, कांच से हवा में जाती है तो कहाँ जाएगी? देखिए, कांच जो है वो सघन माध्यम है और हवा जो है वो विरल माध्यम है। तो अगर वो कांच से हवा में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर जाएगी, अपने अभिलंब से दूर मुड़ेगी, जैसा कि यहाँ बताया गया था। लेकिन उसमें ज़्यादा मुड़ेगी, क्यों? क्योंकि स्पीड में ज़्यादा का अंतर आ रहा है। तो अब इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं चारों चीज़ों को। पहली बात ये कि अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ेगी। उसका उल्टा, अगर सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। बात याद हो गई? विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ेगी, सघन से विरल में आने पर अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तीसरी बात, अगर प्रकाश में ज़्यादा का, प्रकाश के चाल में ज़्यादा का अंतर आ रहा है तो विचलन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मुड़ेगी। यहाँ भी विचलन हो रहा है, यहाँ भी मुड़ रही है लेकिन कम मुड़ रही है, और यहाँ भी मुड़ रही है लेकिन यहाँ ज़्यादा मुड़ रही है, क्योंकि स्पीड में यहाँ ज़्यादा का अंतर आ रहा है। यहाँ हवा से कांच में आने पर 1,00,000 स्पीड कम रहा है, यहाँ हवा से ग्लास में जाने पर 75,000 का स्पीड कम हो रहा है, इसलिए कम हो रही है। दूसरी बात, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर चूंकि अभिलंब की ओर मुड़ती है, इसीलिए अपवर्तन कोण छोटा रहेगा और आपतन कोण बड़ा रहेगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका जो अपवर्तन कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण का मान कम होगा और आपतन कोण बड़ा रहेगा। ठीक है, अभिलंब की तरफ मुड़ने से अपवर्तन कोण छोटा होता है और आपतन कोण बड़ा रहता है। इसका उल्टा, अभिलंब से दूर जाने से, अभिलंब से दूर जाने से अपवर्तन कोण बढ़ जाता है और आपतन कोण छोटा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा होगा। इसका उल्टा, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण बड़ा, आपतन कोण छोटा। इसका जस्ट उल्टा होगा। तो ये सारी बातें थी जिसको हम लोगों ने आज की क्लास में समझा है। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास समझ में आ रहा होगा। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।